आज का हमारा विषय है भाषा, बोली और लिपि। आदिकाल में मनुष्य अनेक प्रकार के संकेतों और आसपास ध्वनियों से अपनी बात प्रकट करता था, यानी कि इशारों का प्रयोग करता था अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। आज भी हम अनेक संकेतों द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। जैसे पाठशाला या स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे समझ जाते हैं कि छुट्टी हो गई है। इशारा क्या किया जाता है, घंटी बजती है और घंटी बजते ही बच्चे समझ जाते हैं स्कूल की छुट्टी हो गई है। और अन्य उदाहरण लेना चाहें कि क्या करता है, बच्चा रोने लगता है और क्या करता है, इशारा, रोना उसका इशारा है कि मुझे भूख लगी है, और माँ क्या कर देती है, उसे भोजन प्रदान कर देती है, दूध दे देती है। तो लेकिन आज हम इन संकेतों से किसी बात, भाव या विचार को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। अगर आप, मैम आपसे कोई प्रश्न पूछती है और आप कहते हैं कि मैम मैं इशारा कर रहा हूँ, आप समझ जाइए, तो आपकी मैम आपकी बात को समझेगी नहीं। इसीलिए मनुष्य को ऐसे साधन की आवश्यकता पड़ी जिसके द्वारा वह अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सके, और वह साधन था भाषा। और भाषा के माध्यम से ही वह अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। किससे? संस्कृत की भाष धातु से, जिसका अर्थ है बोलना या अव्यक्त वाणी। बोलते समय हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। किसका उच्चारण करते हैं? बोलते समय हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। ठीक है। और इन ध्वनियों से आपस में मिलकर तरह तरह के शब्द बनते हैं। इन ध्वनियों से क्या बनते हैं? शब्द। और इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनते हैं। शब्दों से वाक्य, यानी ध्वनियों से क्या बने? शब्द, और शब्दों से वाक्य, और इन वाक्यों के द्वारा ही हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वाक्य इकट्ठे होंगे, एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य, चार वाक्य, तो इनसे क्या करेंगे, आप अपने भाव या जो विचार होंगे उनको आप एक दूसरे को प्रकट कर सकेंगे। कोई अपने भाव आपको प्रदान करेगा और कई किसी के भाव आप लेंगे। अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के दो रूप माने जाते हैं, मौखिक रूप, ठीक है, और लिखित रूप। मौखिक रूप, जिस रूप में व्यक्ति बोलकर अपने भाव प्रकट करे, जिस रूप में व्यक्ति बोलकर अपने भाव प्रकट करता है उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। जैसे आप भाषण देते हैं तो भाषण के लिए किस रूप का प्रयोग किया जाता है? मौखिक रूप का। दूरभाष, यानी कि दूर बैठे हुए लोगों के से अपनी बात प्रकट करने के लिए आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं, दूरभाष का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? कौन से रूप का? मौखिक रूप का। आपके स्कूल में या कहीं पर भी वाद विवाद प्रतियोगिता होती है तब हम भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग करते हैं। भाषा का अन्य जो रूप है लिखित रूप है। जिस रूप में व्यक्ति लिखकर अपने भाव प्रकट करता है उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। जिस रूप में व्यक्ति लिखकर अपने भाव प्रकट करता है उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। उदाहरण के लिए परीक्षा के दिनों में आप क्या करते हैं? प्रश्नों के उत्तर लिखकर प्रकट करते हैं। आप ये नहीं लिखते कि मैम हम बोलकर प्रकट कर सकते हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। मैम आप उसके समय क्या होगा, आपको परीक्षा के उत्तर लिखकर ही प्रकट करने होंगे। अगर अन्य देखें आप, समाचार पत्र हैं, सुबह सुबह आपके घर में समाचार पत्र आता है, उसमें मौखिक नहीं रूप का प्रयोग किया जाता, उसमें भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें समाचार क्या होते हैं? लिखे होते हैं। ठीक है ना। आगे हमारा जो उपविषय है वो भाषा और बोली में अंतर। अब मैं इनको निम्न उदाहरणों द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे भाषा की अपनी लिपि होती है लेकिन बोली की अपनी लिपि नहीं होती। भाषा की अपनी लिपि होगी, अंग्रेजी की जैसे रोमन है, ठीक है ना, पंजाबी की गुरुमुखी है, और हिंदी और संस्कृत की देवनागरी है, लेकिन बोली की कोई लिपि नहीं होगी। हरियाणवी की कोई लिपि नहीं है। भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा कहाँ बोली जाती है? बहुत अधिक क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में, और जबकि बोली सीमित एरिया में। ठीक है। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है, ये विकसित नहीं है। ठीक है ना। आपके हरियाणवी हर एक जगह पे नहीं बोली जाती, विकसित नहीं है, ये कम विकसित है। हरियाणा में भी आपके कई क्षेत्रों में बोली जाती है और कहीं नहीं बोली जाती। बोली में प्राय साहित्य रचना कम होती है, इसमें लोकगीतों की रचना अधिक होती है। ठीक है ना। इसमें लोकगीतों की रचना अधिक होती है। जैसे जगनिक लें, जगनिक का आला है, लोकगीत रचे गए हैं उसमें। ठीक है ना। आपका सूरदास का सुर सागर है, आपने सूरदास ने कौन सी रचना लिखी है? सुर सागर। वो किस भाषा में लिखी गई है? जिसे हमने भाषा कहा है, मैंने अभी बोला कि किस भाषा में, ये ब्रज बोली में लिखी गई है। लेकिन जब किसी भी बोली में कोई एक रचना,
ठीक है ना, कोई एक रचना लिखी जाती है और वो बहुत अधिक फेमस प्रसिद्ध हो जाती है तो उसे भाषा का रूप दिया जाता है। तो मैंने क्या शब्द प्रयोग किया था, कौन सी भाषा, तो यहाँ पर कौन सी, ब्रज बोली का प्रयोग हुआ था। लेकिन ये बहुत अधिक सुरसागर सूरदास की प्रसिद्ध हो गई तो अब ब्रज को बोली ना कहकर भाषा कहा जाता है। जबकि भाषा में साहित्य की रचना अधिक होती है, उसमें डायरी भी लिखी जाती है, रिपोर्टाज भी लिखे जाते हैं, अनेक विधाएं लिखी जाती हैं। एक ही भाषा के क्षेत्र में एक से अधिक बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है, अनेक बोलियां बोली जाती हैं। समझ आ गए। हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है। आप ये सोचे कि हिंदी में केवल खड़ी बोली का ही प्रयोग किया गया, उसका विकसित रूप है, नहीं। इसके निर्माण में हमारी 18 बोलियों का प्रयोग किया गया है। इन सब का योगदान है। आपको मैं हरियाणवी बोल रही हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए अवध की तरफ जाएंगे तो आपकी अवधी बोली जाती है, ठीक है ना। आप अगर ब्रज की तरफ जाएंगे तो ब्रज बोली जाती है, मथुरा वृंदावन जाएंगे तो ब्रज बोली जाती है। इन सब की जितनी भी हमारी 18 बोलियां हैं, इन सब से मिलकर ही किसका निर्माण हुआ है, हमारी किसका, भाषा का निर्माण हुआ है। तो हम इसे कितने वर्गों में बांटते हैं, उपभाषा, इनको 5 उपवर्गों में बांट रहे हैं। पश्चिमी हिंदी, हम यानी कह सकते हैं कि हमारी 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, ये हमारी 5 उपभाषाएं हैं जिनके अंतर्गत अनेक बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, ब्रज, खड़ी बोली, बांगुरी, बंदेली और कनौजी, ठीक है। इसके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू जिसे आप हरियाणवी कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। दूसरी हमारी उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जो पूर्व के क्षेत्र की ओर बोली जाती है। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरी हमारी उपभाषा है बिहारी, जहाँ पर क्या बोली जाती है, बिहारी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, मैथिली, भोजपुरी और मगही। इसके 3 क्या हैं, बोलियां हैं, मैथिली, भोजपुरी और मगही। राजस्थानी, अगली जो हमारी उपभाषा है वो राजस्थानी है। राजस्थानी, इसकी 4 बोलियां हैं, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती, ठीक है। अगली जो हमारी उपभाषा है वो है पहाड़ी। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। यानी कि इन सभी बोलियों का योगदान है हमारी भाषा के निर्माण में। तो आगे हमारा जो उपविषय है वो है भाषा और लिपि। वर्णों या अक्षरों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जो लिखने का ढंग होता है उसे हम लिपि कह जाते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जितनी भी भाषाएं हैं सबकी अपनी अपनी लिपि है। हिंदी और संस्कृत की लिपि कौन सी है, देवनागरी, ठीक है। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। और हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्रह्मी लिपि से, ठीक है। और अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, रोमन, अंग्रेजी की रोमन। पंजाबी की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। और उर्दू की लिपि का नाम है फारसी, उर्दू की लिपि कौन सी है, फारसी। अब मैं इनके उदाहरण, हमने कहा पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, ठीक है, उर्दू की लिपि फारसी है। तो आपको पता होना चाहिए हमारी सिंधी है ना, जो सिंधी की देवनागरी और फारसी भी है, ठीक है। हमारी कोंकणी है उसकी देवनागरी है, डोगरी की भी देवनागरी है, बोडो की भी देवनागरी है, कश्मीरी की फारसी है। तो हमारी अनेक जो क्या है, हमारी अनेक हिंदी और संस्कृत भाषाएं हैं, उनकी अलग अलग लिपि हैं, ठीक है ना। जैसे आप कहेंगे आप कन्नड़ की कन्नड़ ब्रह्मी लिपि है, तो मैं इनकी आपकी यहाँ पर मैं हिंदी और इसका नाम क्या, अंग्रेजी के 2 उदाहरण दे रही हूँ। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, और देवनागरी लिपि में अगर मैं वाक्य लिखूँ तो ऐसा लिखा जाएगा, भारत मेरा देश है। और अंग्रेजी भाषा लेती हूँ मैं और इसकी लिपि है रोमन, तो रोमन लिपि में क्या लिखा जाएगा, अगर भारत मेरा देश है, इसको मैं अगर अंग्रेजी यानी रोमन लिपि में लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिखती हूँ, इंडिया इज़ माई कंट्री।